नमस्कार, भारत शक्ति .in के डिफेंस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक मुद्दों को सरलता और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। असम में चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं और इस बार कई साल बाद एक मुद्दा था जिसकी अनुपस्थिति ही इसकी विशिष्टता थी, और वो है आतंकवाद, हिंसा। इस हफ्ते हम बात करेंगे अल्फा की, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। 1980, 90 और 2000 के दशक में अल्फा असम के राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर हावी था। कौन थे ये लोग, कैसे आए, उनकी फिलॉसफी क्या थी, उत्थान कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, ये सब हम जानेंगे नितिन गोखले से। नितिन गोखले न सिर्फ भारत शक्ति .in के संस्थापक और प्रधान संपादक हैं, लेकिन अपने करियर के पहले 23 साल वो गुवाहाटी में थे। और उनसे मैं कई बार सुन चुकी हूँ कि उस समय अगर आप जर्नलिस्ट थे तो दो मेन मुद्दों पर आप कवर करते थे, आप फोकस करते थे, मिलिटेंसी और मिलिट्री। राइट? बिल्कुल सही कहा आपने। और ये ऐसे दशक थे, ऐसे साल थे जहाँ पूरा का पूरा माहौल हिंसा, किडनैपिंग, रैंसम, इसी से हावी था। इन्हीं विषयों पर, इन्हीं मुद्दों पर रिपोर्टिंग ज़्यादातर होती थी जी। और वो पूरे पूर्वोत्तर में ये ऐसा माहौल था। 80 का दशक, 90 का दशक, जैसे आपने कहा। और मैं इनफैक्ट अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमने इस हफ्ते अल्फा को इसलिए चुना क्योंकि 7 अप्रैल 1979 में अल्फा का संस्थापन हुआ था। तो अभी आप हमें थोड़ा सा अल्फा की हिस्ट्री के बारे में बताइए। जैसे आपने कहा, उसका संस्थापन की जो तारीख है वो 7 अप्रैल 1979 है जी। शिवसागर जिले में, अपर असम के शिवसागर जिले में रंगघर नाम का एक पुराना एक एम्पी थिएटर जिसको कहते हैं वो है। अहोम जो राजा थे, जो वहाँ पे डायनेस्टी थी, उनका एक वो एम्पी थिएटर था मनोरंजन के लिए। बाकी सब खेल वगैरह वहाँ होते थे। तो वहाँ बैठ के 4 या 5 तब यंग लड़के थे वो, उन्होंने एक अल्फा की स्थापना की कि हम अल्फा इसलिए बनाएंगे, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जो असम को स्वाधीन बनाएगा, फिर से इंडिपेंडेंट बनाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय उनके दिमाग में ये था कि असम को एक्सप्लॉइट किया जाता है। असम के खिलाफ दिल्ली में या भारत के अन्य शहरों में, अन्य राज्यों में असम के खिलाफ साजिश होती रहती है। असम का तेल लिया जाता है, असम का चाय ले जाते हैं, पर असम को उसी तरह से पैसा या उसी तरह से टैक्स नहीं मिलता है। और वो ये कहते थे कि असम का डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए असम को स्वतंत्र होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसलिए सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज उनमें थी और उन्होंने ये कहा कि हम इसकी स्थापना करते हैं। तो ये दिन जो था 7 अप्रैल 1979 का, वो अल्फा का स्थापना दिवस माना जाता है। पर उसके बाद अब जो हुआ उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। 80 और 90 के दशक में जितना असम को चाय के लिए जाना जाता था, उससे ज्यादा शायद अल्फा के लिए जाना जाता था। अल्फा उससे पहले ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन या आसू, जिसने विदेशियों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था 1979 में ही, और वो 1985 तक चला। फिर असम अकॉर्ड हुआ जी। 15 अगस्त 1985 में। राजीव गांधी वहाँ उपस्थित थे, प्रधानमंत्री थे, पर वो उस समय के होम सेक्रेटरी माधव गोडबोले और आसू के जो प्रेसिडेंट थे प्रफुल्ल कुमार महंता, वो बाद में जाके मुख्यमंत्री बने वहाँ पे, उनके बीच हुआ था। और उसी समय ये जो एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन अल्फा का जो गठन हुआ था, उसमें बहुत कम लोगों का ध्यान गया जी। पर 85, 86, 87 के बाद लोगों ने अल्फा को जानना शुरू किया कि उनकी एक्टिविटीज बढ़ गई उस समय, और उन्होंने सोचा कि हमारे ही विचारधारा के लोग अब सत्ता में हैं असम में, इसलिए हमें फ्री हैंड मिल रहा है। तो उनकी एक्टिविटी तब बढ़ी वहाँ पे जाके। तो
एक्टिविटी बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट चाहिए इनको। तो ये कौन लोग थे, कौन थे जो अल्फा को सपोर्ट करे, क्योंकि एक सशस्त्र बल था ये बाद में हुआ। जैसे पहले शुरुआत जब इन्होंने की तो इनके पास कोई उनके 100-150 लोगों में एक बंदूक थी, AK-47 उनके पास, जो मुझे याद है। पर उन्होंने ऐसा एक माहौल तैयार कर दिया था विद अ मिक्स ऑफ, जैसे कहते हैं कि मीडिया में रिपोर्ट्स करना, उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना, और एक अल्फा, मैं कहता हूँ हमेशा, अल्फा वाज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये एक विचारधारा थी कि असम में ज़्यादातर लोग ये सोचते थे कि असम दिल्ली से दूर है, इसलिए दिल से भी दूर है केंद्रीय सरकार के, और इसलिए वो जो उनको मदद मिलनी चाहिए, उनको जितना पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इन्होंने उसके ऊपर उस सेंटिमेंट को लेकर एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, और लोगों का सपोर्ट पहले उन्हें बहुत मिला। जैसे ग्रामीण इलाकों में जब जाते थे तो ये खेती बाड़ी करने के लिए कुछ पैसा दे दिया, किसी को कोई एक झगड़ा हुआ उसको सुलझा दिया। उनको फंड कौन करता था? नहीं, तभी इनिशियली कोई फंड नहीं करता था, पर उन्होंने जब देखा कि अगर फंड चाहिए, अगर फंड की जरूरत पड़ती है जब संगठन बढ़ता है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जो चाय बागान है, जो टी इंडस्ट्री है, इनके पास बहुत पैसा है, और इनको ही अगर टैक्स किया जाए, इनके पास से ही एक्सटॉर्शन किया जाए, तो हमें पैसा आसानी से मिल सकता है। तो उस तरह से इसकी शुरुआत हुई, एक्सटॉर्शन की, रैंसम करने की, लोगों को किडनैप करने की। और फिर कुछ लोगों ने मतलब विलिंगली पैसा दिया इनको, कि इनकी विचारधारा से सहमत, ऐसे भी लोग थे आसाम में जो जिनके पास पैसा था, तो उन्होंने पहले वो दिया, क्योंकि वो बैंड नहीं था। जो ये संस्था थी, ये जो संगठन था, ये बैंड नहीं था 1990 तक। 1990 तक वो बैंड नहीं था। तो 1979 में स्थापना हुई, 1982-83 में ये एक्टिव होना शुरू हुए, रिक्रूटमेंट करना शुरू किया इन्होंने। फिर NSCN जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जो है, NSCN जो नागा आतंकवादी संगठन है या इंसर्जेंट ग्रुप है, उनके साथ इनके संबंध बने। फिर वो कचिन गए, कचिन मतलब बर्मा में है, वहाँ गए, उनके साथ उनका संबंध हुआ। फिर वो ट्रेनिंग लेना उन्होंने शुरू किया, अंडरग्राउंड ट्रेनिंग, आर्म्स ट्रेनिंग, कैसे सेना के खिलाफ कार्रवाई की जाए या हमला किया जाए, ये इन सब की ट्रेनिंग लेना शुरू किया। तो पहले तो लोगों का काफी सपोर्ट था। फिर जैसे ही वायलेंस बढ़ते गया, 88 में इन्होंने बहुत से ऐसी एक्टिविटीज की कि एक भय का माहौल पूरे राज्य में फैल गया, असम में। और जो मुख्यमंत्री थे या गृह मंत्री थे, भृगु कुमार फुकन, वो नए थे, उनका कोई अनुभव नहीं था गवर्नेंस में। तो वो ऐसे लगा असम में कि सिर्फ उन्हीं का राज चल रहा है। एक अल्फा के एक पब्लिसिटी सेक्रेटरी थे, सिद्धार्थ फुकन अलायस सुनील नाथ। वो मैंने उनको पूछा था एक बार कि क्या आपको सरकार से मदद मिलती थी या सरकार का सपोर्ट था आपको, टैसिटली हो, क्वाइटली हो? तो सरकार की सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, हम ही सरकार थे, उन्होंने ऐसे कहा। अच्छा, तो एक मतलब पैरेलल गवर्नेंस हो रहा था। पैरेलल गवर्नेंस, या फिर सोचो कि पूरी तरह पकड़ उनकी ग्रामीण इलाकों में विशेषकर उनकी थी। वो बिजनेसमैन को टैक्स करते थे, चाय बागानों को टैक्स करना शुरू किया। अच्छा। उनको एक्सटॉर्शन करना शुरू किया। और गवर्नमेंट हेल्पलेस थी या ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारे ये लड़के हैं, हमारे साथ आंदोलन में थे, विदेशी आंदोलन, विदेशियों के खिलाफ जो आंदोलन था वो थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो कर रहे हैं। तो दे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, जिसको कहते हैं कि आना देखी कर दी उन्होंने। और फिर कहा कि चलो करते रहते हैं। फिर वो जाके वो नासूर बना। तो ये एक जो मोड़ है, टर्निंग पॉइंट, वो कब हुआ? वो भी अप्रैल के महीने में ही हुआ और पहले सप्ताह में ही हुआ। अच्छा। इन्होंने एक बड़े बिजनेसमैन थे जो कलकत्ता में रहते थे, उनका नाम था सुरेंद्र पॉल, APJ ग्रुप था। और वो उनके चाय बागान थे, आसाम में आते थे। तब कोई डर नहीं था, पहले लोग आते थे जाते थे कलकत्ता से और रह के कुछ दिन वापस चले जाते थे। तो ये जब वापस जा रहे थे दिब्रुगढ़ की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ, तो उन्हें मार गिराया अल्फा के इंसर्जेंट्स ने, उनको गोली मार दी, एम्बुश किया, मार दिया। उससे जो भय पैदा हुआ टी इंडस्ट्री में, या भय फैल गया, बढ़ गया। और मेरे ख्याल से वो लॉर्ड स्वराज पॉल के भाई थे, तो इससे आई थिंक इंटरनेशनल अटेंशन भी उसमें ज्यादा मिला। और वही उद्देश्य था उनका, नहीं तो और भी किसी को किडनैप कर सकते थे वो। तो उन्होंने वो टारगेट बहुत सोच समझ के उसको चूज किया था। तो वो जैसे ही हुआ
तो पूरे टी इंडस्ट्री में एक भय का वातावरण बढ़ गया। ये 9 अप्रैल 1990 की बात है। ओके, तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं, तो उसके बाद फिर एक मीटिंग हुई जून में। अल्फा के वहाँ लोकल कमांडर ने सब चाय बागान के जितने लीडर्स थे या टी इंडस्ट्री के, उनको बुलाया कि आप एक मीटिंग के लिए आओ। और उस मीटिंग में इन्होंने डिमांड किया, ऐसे कहा जाता है, और मैंने अपने किताब में भी लिखा था, मैंने पहली किताब मेरी 1998 में लिखी थी चाय बागान और अल्फा के इंसर्जेंसी के ऊपर। उसमें उन्होंने, उस कमांडर ने मांग की कि आप लोग हर किलोग्राम चाय जो असम में आप बनाते हैं उसके ऊपर 1 रुपया हर किलोग्राम के पीछे आप अलग रखेंगे और वो हमें पे करेंगे। तो उस समय असम कम से कम 750 मिलियन केजी ये चाय वहाँ प्रोड्यूस करता था। असम के जितने चाय बागान थे, छोटे बड़े सब मिलके, आप समझ लो अगर 400 मिलियन केजी भी अगर वो बड़े चाय बागानों में चाय का निर्माण होता था तो उससे कितना पैसा उनको मिलता अगर वो सब देते। तो कुछ लोगों ने इमीडिएटली हाँ कह दिया, देंगे, देना शुरू किया। कुछ कंपनियों ने, जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, टाटा टी तो मल्टीनेशनल नहीं थी, पर टाटा टी और फिर यूनिलीवर की कंपनीज थी, ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन जी, इन्होंने कहा कि हम पैसे नहीं देंगे। तो उससे जाकर फिर वो एक ऐसा एक सिलसिला बना जिसमें इंटरनेशनल अटेंशन भी आया, कन्फ्रंटेशन भी बढ़ गया। शायद केंद्र सरकार को आना पड़ा इसी बीच में, उसको उनका ध्यान आकर्षित हुआ। फिर केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर आया यूके से, जहाँ ये यूनिलीवर की हेडक्वार्टर है या थी उस समय, तो वहाँ से प्रेशर आया। फिर इन्होंने जब मना किया पैसा देने से, तो उन्होंने कहा कि हमारे चाय बागान में जितने लोग काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स जो ऑफिसर्स थे, उनको, ऑफिसर और उनके फैमिलीज को हम वहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि उनको धोखा था। तो फिर RNAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की मदद ली गई। उनका जो ARC, एविएशन रिसर्च सेंटर है, उनके अपने जहाज़ होते हैं, हवाई जहाज़ होते हैं, तो उनका एक सेंटर डुमडुमा टी एस्टेट के पास, उनकी एक एयर स्ट्रिप और एक सेंटर है। तो वहाँ से उनके जहाज़ों में बिठा के उनको गुवाहाटी लाया गया। गुवाहाटी में बड़ा हवाई अड्डा था, तो उस एयरपोर्ट से इनको सबको अपने अपने घर भेज दिया गया। तो मतलब इवैक्यूएशन की तरह इवैक्यूएशन हो गया चुपचाप से, और ये किसी को पता नहीं था, ये क्वाइटली हो रहा था। तब मैं एक नया पेपर मैंने शुरुआत की थी, मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर था उस पेपर का, नॉर्थ ईस्ट टाइम का। और मेरा एक रिपोर्टर, तो उस समय मैंने एक अनयूजुअल मैंने एक निर्णय लिया था एग्जीक्यूटिव एडिटर के हिसाब से कि मेरा एक रिपोर्टर एयरपोर्ट में रहेगा, एयरपोर्ट से रिपोर्ट करेगा, एयरपोर्ट में जो भी गतिविधियां होती है, जो भी घटनाएं होती है, उसके ऊपर रिपोर्ट करेगा। तो एक दिन शाम को वो आया मेरे पास, और वो कोई ट्रेन रिपोर्टर था नहीं, वो उस समय नौकरी नहीं थी, तो वो एक सेल्समैन था, तो वो मेरे यहाँ काम करता था, पर बातों में काफ़ी चटक था, लोगों से मिलजुल के बात करने में, इन्फॉर्मेशन निकालने में चटक, पर उसको इन्फॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल करना है उसको पता नहीं होता था। तो हर शाम को वो आता था मेरे साथ, बैठ के बोलता था आज ये हुआ, आज ये हुआ, ऐसे बताता था। तो उस दिन जब शाम को आया एक दिन, तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे आज बहुत चाय बागान के लोग, अफसर और उनकी फैमिलीज सब अलग अलग जगह यहाँ से गई, वो कहीं से अपर असम से उनको लाया गया। तो वो आप अलर्ट हो गए? मैं अलर्ट हो गया। मैंने पूछा और बताओ, तो उसको पता नहीं था। फिर मैंने यहाँ वहाँ पता किया, थोड़ा किया, फिर रात को हमने एक छोटी सी न्यूज़ आइटम बनाई कि इवैक्यूएशन हुआ है, एक सिंगल कॉलम उसमें न्यूज़ आइटम दूसरे दिन आई, काफ़ी हंगामा हुआ, किसी को पता नहीं था। तो फिर अल्फा भी खफा हो गई कि हमें डिफाई किया गया टी इंडस्ट्री की तरफ से, स्पेशली यूनिलीवर से। पर वो बात वहाँ तक पहुँची, लंदन तक, फिर लंदन से दिल्ली आई, दिल्ली से वो प्रेशर आया, फिर वो सिलसिला बना कि जाके प्रफुल्ल कुमार महंता का गवर्नमेंट वहाँ डिसमिस हुआ 27 नवंबर 1990 को। प्रेसिडेंट्स रूल लगा असम में, और फिर ऑपरेशन बजरंग आर्मी ने लॉन्च किया उस रात। वो पहला ऑपरेशन था अल्फा के खिलाफ। पुलिस का कार्रवाई नहीं करती थी, पुलिस भी मिली हुई थी, ऐसा एलिगेशन तब लगाते थे लोग, और भय भी था, पुलिस के भी कुछ लोग मारे गए थे जी। तो भय के वातावरण में फिर आर्मी को आना पड़ा, और वो पहला ऑपरेशन हुआ जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि तब तक अल्फा को किसी ने एडवांस इन्फॉर्मेशन दे दी थी, अल्फा के लीडर्स को। तो लखी पतार नाम का एक जो जंगल है, वहाँ से उनका जो अड्डा होता था या उनकी हेडक्वार्टर होती थी, वहाँ से वो सब भाग गए। भाग के वो या तो बर्मा चले गए या फिर बांग्लादेश चले गए।
पर 6 महीने बाद या करीब करीब 8-9 महीने बाद सितंबर 1991 में ऑपरेशन राइनो लॉन्च हुआ और फिर उसके बाद धीरे धीरे अल्फा के ऊपर कब्जा या अल्फा के ऊपर कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसीज का आते गया। ऑपरेशन राइनो 1 और 2 दो वो ऐसे काफी हुए ऑपरेशन राइनो 1, 2 और मैं समझता हूँ अभी तक 2010 या 11 तक वो चलता रहा ऑपरेशन राइनो। पहली बार सेना इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़ी संख्या में आसाम में उतरी, लोगों के साथ उनका संपर्क हुआ। हालांकि तेजपुर, मिसामारी, द्रंगिया, रंगापाड़ा, डिब्रूगढ़, शिवसागर, सब जगह, तिनसुकिया, इन सब जगहों में आसाम में सेना की अपनी बेसिस हुआ करती थी, पर वो कभी आसाम के लोगों के खिलाफ या अल्फा के खिलाफ इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी में वो कभी तैनात नहीं हुए थे। तो ये पहली बार हुआ, काफी उसमें हलचल मची, सोशली, पॉलिटिकली। प्रफुल्ल कुमार महंता गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया, फिर 6 महीने 8 महीने तक वो प्रेसिडेंट्स रूल चला और फिर जाके 91 में फिर इलेक्शंस हुए जुलाई में। और पहले दिन जब हितेश्वर सैकिया फिर से चीफ मिनिस्टर बने आसाम के, उसी दिन 13 या 14 लोगों को स्टेट गवर्नमेंट, ONGC, ऑयल इंडिया, ऐसे एग्जीक्यूटिव्स को फिर से अल्फा ने किडनैप किया एक साथ। बिगेस्ट क्राइसिस उस समय हुआ 91 में। तो अल्फा तभी भी एक्टिव था, पूरी तरह से उनको खात्मा उनका नहीं हुआ था या कंट्रोल नहीं हुआ था। तो ये ऐसे होते गया। तो वो दशक जो था 1990 का, वो काफी एक्शन पैक्ट था, रोमांचक कहो, एक्शन पैक्ट कहो। एक रिपोर्टर के लिए एक बहुत चैलेंजिंग और एक सेटिस्फाइंग टेन्योर था। जो आते थे, काफी प्रेस्टिजियस असाइनमेंट्स लोग मानते थे आसाम का रिपोर्टर होना या नॉर्थ ईस्ट का रिपोर्टर होना। दिल्ली से लोग आए, कलकत्ता से लोग आए, काफी लोग वहाँ पोस्टिंग पे आए। तो अहोम गण परिषद और अल्फा का रिलेशनशिप एग्जैक्टली क्या था? क्योंकि महंता आसू से आए थे और यही यंग लोग थे जिन्होंने अल्फा का ये उसमें ऐसा था कि सभी की विचारधारा एक सोर्स से ही आई थी, ऐसा समझिए। आसू स्टूडेंट्स यूनियन थी, एक असम जातीयतावादी युवा परिषद, युवा छात्र परिषद जो था AJYCP, ये थोड़े से ज्यादा रेडिकल थे। वो समझते थे कि आसू जो है ये सॉफ्ट है। तो ये अल्फा के ज्यादा संस्थापक सदस्य जो थे, अरविंद राजखोआ, परेश बरुआ, अनूप चेटिया और एक गोगोई थे, नाम भूल रहा हूँ उनका पहला। तो ये सब लोग जो थे वो AJYCP से आए थे। पर आसाम के आंदोलन में ये सब संगठन एक साथ थे, आसू, AJYCP, ऑल असम गण संग्राम परिषद, ऑल असम एम्प्लॉयज यूनियन, असम साहित्य सभा। तो एक बड़ा एक कॉग्लोमरेशन था उनका ऐसे। तो सबकी विचारधारा यही थी कि आसाम को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, आसाम के खिलाफ साजिश होती है, ऐसे होता है। तो उसी में से आए थे, उसी विचारधारा से। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक साथ इन्होंने कभी काम किया है या एक साथ कभी किसी संगठन में थे, पर विचारधारा एक थी। तो इसीलिए उस दौरान 1985, दिसंबर 1985 से लेकर 90 तक, जब तक प्रफुल्ल महंता सरकार थी, तब अल्फा को एक फ्री रन मिला। क्योंकि एक स्टेट ऑफ माइंड था लोगों का कि हमारे ही लड़के हैं, वो हमारे लिए ही फाइट कर रहे हैं। वो एक था पहले। दूसरा था कि क्यों उनके खिलाफ एक्शन लें, चलो वो केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन या बाहर के लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, बिजनेसमैन के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये एक भावना थी, इसलिए उनको एनकरेजमेंट मिला और उनकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी हुई उस समय। तो अब 2011 में ऐसा क्या हुआ जिससे हम देखते हैं कि काफी गतिविधि नहीं? तो 1991 की वो ऑपरेशन हुआ, फिर मैंने कहा जब वो सब भाग गए, फिर धीरे धीरे वहीं से काम करते रहे, वहां से डायरेक्ट करते रहे। तो अल्फा का प्रभाव, अल्फा का जो एक एक्शन पैक्ट उनका जो एक माहौल था, वो चलता रहा काफी साल तक। पर आर्मी ऑपरेशन के बाद वो धीरे धीरे उनका स्पेस जो थी उनकी कम होती गई। तो फिर कुछ लोग भूटान में भागे। तो दिसंबर 2003 में भूटान ने भी ऑपरेशन किया, एक ऑपरेशन ऑल क्लियर, इनको सबको पकड़ने के लिए जी। फिर वहां से भागे, वो बांग्लादेश गए और फिर अगले 7-8 साल वो बांग्लादेश में रहे। बांग्लादेश में उन्होंने शादी की, बांग्लादेश में बैंक अकाउंट्स खोले, इतना सपोर्ट उनको वहां था। परेश बरुआ वगैरह वहां रहते थे, अनूप चेटिया वहां रहते थे। पकड़े गए तब भी वो उनके जेल में रहे बांग्लादेश के। तो 2000 एक्स्ट्राडाइट नहीं हुए क्योंकि वो बांग्लादेश की सरकार उस समय भारत के पक्ष में नहीं थी या भारत के अच्छे मित्र नहीं थे। तो फिर
2010-11 में एक बहुत ही एक्टिव RNAW का एक हमारा जो वहाँ पे ऑपरेटिव बांग्लादेश में पोस्टेड था, उसने इनको ट्रेस किया। और फिर बांग्लादेश में भी तब तक शेख हसीना की सरकार आ चुकी थी, जो भारत के अच्छे दोस्त थे और हैं अभी भी जी। इन्होंने फिर वो कोऑपरेट करना शुरू किया और उनको पकड़ पकड़ के उनको वापस भारत को हैंडओवर किया। 2010-11 की बात है, जहाँ पे अरविंद राजखोवा को पकड़ा गया, फिर अनूप चेटिया को एक्स्ट्राडाइट किया गया, फिर समीरन गोगोई और काफी लोग वहां से आ गए, पर परेश बरुआ वहां से भागने में कामयाब हो गए। और बाकी और अभी वो कहाँ है परेश बरुआ? परेश बरुआ अभी ये कहा जाता है कि वो रुइली में है, जो म्यांमार के नॉर्थ ईस्टर्न भाग में चाइना के साथ उनका बॉर्डर है। वहाँ पे वो आते जाते हैं, कभी चाइना जाते हैं, कुनमिंग जाते हैं, वहाँ रहते हैं। कोई कहता है कि वो रुइली में उस टाउन में रहते हैं, रुइली टाउन में, तो वो वहीं है अभी भी एक सिंगल हैंडेड वो एक जैसे युद्ध कर रहे हैं भारतीय सरकार या सिस्टम के खिलाफ। पर बाकी सब लोग ओवरग्राउंड आ गए, या तो सरेंडर कर गए, कुछ लोगों ने पार्टी बनाई या इलेक्शन में भी खड़े हुए, ऐसा हुआ। पर अब जाके वो आगे जाके पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कम हो गया है, बिल्कुल कम हो गया है। और फिर लोगों ने भी उनको नकारा जी। अब इंसर्जेंसी का ये हमेशा एक रूल रहा है वर्ल्ड ओवर कि इंसर्जेंसी एक 10 साल में पीक करती है। यहाँ से शुरुआत होती है 0 से, यहाँ तक जाती है, फिर वो ग्राफ नीचे आने लगता है अगले 10 साल। और वही अल्फा के साथ हुआ। और उसके बाद फिर उनको उठना वो मतलब नामुमकिन था, क्योंकि जो सरकारी या सिस्टम होता है, एस्टैब्लिशमेंट होती है, उसको टेक ऑन करना बहुत मुश्किल होता है जी। और इसीलिए वो अब अल्फा एक महज मेमोरी रह गई है लोगों के मन में। एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट, जो इन सारी गतिविधियों को आपने अपनी आंखों के सामने देखा, नॉट फ्रॉम दिल्ली या कलकत्ता, आपने वहां से देखा, रह के देखा, तो आपका क्या मानना है इस पूरे जो ये जो एक्टिविटी था अल्फा का, जो विचारधारा थी, जो लोगों को भी उनको समर्थन मिला, बाद में केंद्र सरकार को आना पड़ा, आर्मी को आना पड़ा, तो इन व्हाट इज द लेगेसी? अल्फा का लेगेसी क्या है? और अल्फा अभी क्या मायने रखता है भारत सरकार की? मैं ये कहूंगा कि अल्फा भले ही सक्सेसफुल नहीं रहा हो उसके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को लेकर, जो भी था, स्वाधीनता या ज्यादा ऑटोनॉमी, जो भी था, उनके नजरिए से वो सक्सेसफुल नहीं रहे होंगे। पर अल्फा के एक्टिविटीज के कारण केंद्र सरकार का ध्यान असम की तरफ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज्यादा गया जी। और पिछले अब 25 साल से मैं कहूँगा बहुत से सुधार नॉर्थ ईस्ट में आए हैं, डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नाम की एक डोनर एक मिनिस्ट्री बनी, नॉन लैप्सेबल पूल बना डेवलपमेंट फंड का, जिसमें हर तो नहीं पर बहुत सी जो ये मिनिस्ट्रीज हैं, ये अपना 10% उनका जो बजट है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए एलोकेट करती है। असम में इतना प्रोग्रेस हुआ, जो मैंने खुद अपनी आंखों से अपने अनुभव भी किया, अपने आंखों से देखा भी, कि 1984 तक गुवाहाटी में, जो राजधानी थी गुवाहाटी है असम की, वहाँ ब्रॉडगेज ट्रेन नहीं आती थी। हमें न्यू बंगाईगांव में उतर के फिर वहाँ मीटर गेज ट्रेन में बैठ के गुवाहाटी जाना पड़ता था। दिल्ली आने के लिए गुवाहाटी से एक फ्लाइट हुआ करती थी इंडियन एयरलाइंस की, और कलकत्ता जाने के लिए 2 फ्लाइट होती थी जी। आज आप सुबह जाइए 5 बजे की फ्लाइट से गुवाहाटी, रात को वापस आइए, 10, 11, 15 फ्लाइट्स दिल्ली से जाती है, कलकत्ता से जाती है, बेंगलोर से डायरेक्ट फ्लाइट है, वो बढ़ गया, ट्रेनें बढ़ गई, अभी इनलैंड वाटर का अच्छा प्रोग्रेस हुआ। तो अल्फा ने मतलब विली नीली जिसको कहते हैं, इनडायरेक्टली वो अल्फा के इंसर्जेंसी के कारण असम की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान गया, और उसके कारण डेवलपमेंट हुई। और फिर लोग भी बाहर जाने लग गए पढ़ने के लिए, नौकरियां करने के लिए। तो फिर वो जब मिक्स हुआ लोगों का, यहाँ से वहाँ जाना और वहाँ से बाहर आना, दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में, उससे जाके काफी बदलाव वहाँ आया है। पर वो जो माहौल था उस समय हिंसा का, डर का उसका एक अनुभव मैं कभी नहीं भूलूंगा, और वो शेयर करना चाहूँगा कि शायद 1997 में मदर तेरेसा का देहांत हुआ था, सितंबर की बात है। और मेरा बड़ा बेटा हमारा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, डॉन बॉस्को में, तो वो रहा होगा 8-9 साल का उस समय। तो
वो घर आया, छुट्टी मिली उनको मदर तेरेसा गुजर जाने के कारण। कॉन्वेंट स्कूल था, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था। तो मैंने पूछा कि क्यों आए जल्दी इतना स्कूल से? उसने कहा कि वो मदर तेरेसा मर गई है, इसलिए हमें छुट्टी दी गई है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो चला गया। फिर 10 मिनट बाद वो फिर आया, मैं कुछ काम कर रहा था। उसने पूछा कि अच्छा मदर तेरेसा को किसने मारा? तो मैंने कहा कि किसने मारा? हाँ। तो मैंने कहा किसी ने नहीं मारा, वो बीमार थी, वो गुजर गई, बूढ़ी थी, उम्र हो चुकी थी। तो बोला नहीं, किसी ने मारना तो चाहिए, क्योंकि घर में हमारा डिस्कशन, पेपर में हेडलाइंस ये होता था, आज इसने इसको मार दिया, कल इसने इसको मारा, इतने लोग इंजर्ड हुए, यहाँ ब्लड शेड हुआ, यहाँ पे। हम लोग इतने कैजुअल थे रिपोर्टर्स के हिसाब से, हम समझते नहीं है, तो हम ऐसे बच्चों पे असर होता है। तो मैं कभी फोन पे कहता था, और लैंडलाइन थी उस समय, मोबाइल तो थी नहीं, तो हम कहते थे आज क्या स्कोर है, आज कितने मारे गए, कितने पुलिस मारे गए। बहुत कैजुअल हुआ करता था मैं उस समय। पर इस घटना के बाद फिर मैं और ज्यादा सेंसिटिव हो गया रिपोर्टिंग करने में, और मैंने कहा कि ये सही नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा अपना नजरिया, और सेंसिटिविटी उसमें लानी पड़ेगी रिपोर्टिंग में, कि बॉडी काउंट ही सिर्फ माने नहीं रखता, उसके पीछे और भी कुछ चीजें होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वाओ, थैंक यू। ये बहुत ही पर्सनल स्टोरी था जिनको आपने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। और ये थी अल्फ़ा की कहानी। अल्फ़ा कैसे आई, क्यों आई, और फिर उसके बाद पतन। तो नितिन, थैंक यू सो मच, आपने फिर से हमारे लिए टाइम निकाला इस हफ्ते के डिफेंस मंत्रा में। तो आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे बाकी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं प्लीज़ उन पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ, हमारे दो जो दर्शक थे, ऋषि और सुकेश, उन्होंने कहा है, मैंने आपसे कहा था कि आपको डिफेंस मंत्रा में क्या जानना है, आप हमें लिख के बताइए। तो दोनों ने हमें कहा है कि नक्सलवाद पर चर्चा की मांग दोनों ने की है। तो ये आज का जो एपिसोड था ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा पे था, तो हम जरूर इस पे भी कभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि नक्सलवाद तो अभी लाइव एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल, अभी हाल ही में घटना हुई है। और इसी, अगर फिर से अप्रैल की बात करते हैं, 6 अप्रैल 2010 को, 11 साल पहले 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे वहाँ छत्तीसगढ़ में। सबसे बड़ा एम्बुश कहलाता है वो नक्सलवादियों का, और उसके रिपरकशंस अभी भी देखने को मिलते हैं, और काफी बदलाव भी लाने की कोशिश की गई, पर नक्सल्स अभी तक उनके सेटबैक हुए हैं काफी उनके खिलाफ, पर अभी तक वो उनका खात्मा नहीं हुआ है। वो दे आर डाउन बट नॉट आउट जिसको कहते हैं जी। तो वो है, फिर कभी बात करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल, हमें ज्ञान मिलता रहेगा नितिन से, और थैंक यू सो मच आप लोगों का, और अगले हफ्ते तक नमस्कार।